से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? हम जानते हैं हमारे सभी बच्चे बहुत खुश व आनंदित हैं। बिल्कुल बच्चों, खुश होना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। और खुश हो भी क्यों ना भला, आपका शिक्षावाणी कार्यक्रम जो शुरू हो गया है। बिल्कुल बच्चों, आप सभी तैयार है ना? कॉपी और पेन लेके बच्चों, जो भी कुछ महत्वपूर्ण आपको बताया जाए उसे आप अवश्य लिखें। हाँ तो बच्चों, अब जान लेते हैं कि आज के शिक्षावाणी कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या-क्या लेकर आए हैं। बच्चों, हमेशा की तरह आज भी आप सबसे पहले सुनेंगे मीना की कहानी, जिसका शीर्षक है दौड़। इसके बाद हमारे साथ होंगी वार्ताकार डॉक्टर किरण सिडाना, जो कि बात करेंगी वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता विषय पर। इसके बाद हमारे साथ होंगी वार्ताकार लक्ष्मी शर्मा, जो कि बात करेंगी पर्यावरण संतुलन का मानव जीवन पर प्रभाव विषय पर। हाँ तो बच्चों, अब आप सभी का इंतजार खत्म हो चला है और अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम की ओर और चलते हैं मीना की दुनिया में। सुनते हैं मीना की कहानी, जिसका शीर्षक है दौड़। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ ओ खेलो खाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। मीना की दुनिया। नमस्ते दोस्तों। अरे नहीं नहीं, मैं बस में नहीं बैठा हुआ, मैं तो मीना के स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। क्या कहा? क्यों? अरे भाई, आज मीना और उसकी क्लास के बच्चे अपनी बहन जी के साथ गंगापुर के स्कूल जो जा रहे हैं बस में बैठकर। क्या कहा? किस लिए? अरे आज गंगापुर और मीना के स्कूल के बीच में खेल कूद की प्रतियोगिता जो है। चलो चलो जल्दी चलो, कहीं बस ना छूट जाए। सब बच्चे आ गए? जी बहन जी। चलिए ड्राइवर साहब, बस चलाइए। बस चलाइए, तेज भगाइए। लो भाई, बस तो चल पड़ी। खेल कूद की इस प्रतियोगिता में मीना की सहेली मिली 100 मीटर की दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लेने वाली है। लगता है मीना उसी बारे में मिली से बात कर रही है। देखना मिली, ये दौड़ तो तुम ही जीतोगी। सच मीना? हाँ मिली, तुमसे ज्यादा तेज अपने स्कूल में और कोई लड़की नहीं दौड़ सकती। बस तुम्हें दौड़ शुरू होते ही थोड़ा सा और तेज भागना होगा। थोड़ा सा और तेज? मैं समझी नहीं मीना। पाशा भैया ने मुझे एक बार बताया था कि वो दौड़ शुरू होते ही पूरी ताकत के साथ बहुत तेज भागते हैं। तुम देखना मीना, मैं भी पाशा भैया की तरह दौड़ शुरू होते ही तेजी से दौड़ूंगी। तेजी से दौड़ूंगी, सबको पीछे छोड़ूंगी। और इस तरह हंसते हंसाते खेलते खिलाते मीना की बस जा पहुंची गंगापुर। चलो बच्चों, गंगापुर स्कूल आ गया। ये बच्चों, तुम जल्दी से जाकर हाथ मुंह धो लो। मिली, तुम हाथ मुंह धो के सीधे मैदान में चली जाना। तुम्हारी दौड़ शुरू होने ही वाली है। जी बहन जी। चलो मीना। ठीक है मिली, चलो। वो देखो, सामने ही हैंड पंप है, वहाँ चल के हाथ मुंह धोते हैं। हाथ मुंह धोते हैं, तैयार होते हैं। मीना, इस हैंड पंप में तो पानी ही नहीं आ रहा, अब क्या करें? लड़कियों की 100 मीटर की दौड़ शुरू होने वाली है। जीतने वाली लड़की को गंगापुर गांव के सरपंच जी अपने हाथों से इनाम देंगे।
सभी प्रतियोगियों से अनुरोध है कि वो जल्दी से मैदान में आ जाएं और अपना अपना स्थान ले लें। ओहो, दौड़ तो शुरू होने वाली है मीना। इतनी धूप, इतनी गर्मी, मुझे तो बहुत जोर से प्यास भी लगी है। तुम घबराओ मत मिली, तुम मैदान में जाओ, मैं तुम्हारे लिए भाग के पानी लेके आती हूँ। पानी लेके आती हूँ, मैं भी दौड़ लगाती हूँ। मीना ने पूरे स्कूल में ढूंढा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। ओहो, ये हैंड पंप भी सूखा है। अब क्या करूं? मिली को तो बहुत जोर से प्यास लगी है। चलो उन लड़कों से पूछती हूँ। सुनो, यहाँ कहीं पीने का पानी मिलेगा? नहीं, हमारे स्कूल में तुम्हें कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम लोगों को स्कूल में प्यास लगती है तो तुम क्या करते हो? पानी पीने अपने अपने घर भागते हैं, और क्या। अरे, ऐसे तो तुम्हारी पढ़ाई का बहुत नुकसान होता होगा। हाँ, होता है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? ठीक कहा लड़कों ने भी। वो करे भी तो क्या? उनके स्कूल में पीने का तो दूर, हाथ मुंह धोने तक को पानी नहीं है। अरे, ये मीना अब भागी भागी कहाँ जा रही है? ओहो, ये तो स्कूल के मैदान की तरफ भागी जा रही है। बाधा दौड़ के बाद अब अगली प्रतियोगिता है लड़कियों की 100 मीटर की दौड़। भाग लेने वाले प्रतियोगी हैं सीमा, रजनी, कुसुम। मिली, मिली, पानी मिला मीना? नहीं मिली, सब जगह देखा लेकिन कहीं नहीं मिला पानी। मुझे तो बहुत जोर से प्यास लगी है मीना। वो देखो मिली, घड़ा, जरूर उसमें पानी। उसमें भी पानी नहीं है मीना। मैं गई थी वहाँ, लेकिन मिली कहाँ है? मैं जाती हूँ मीना, याद है ना मिली? तेज भागना। हाँ मीना, तेज भागूंगी। और ये दौड़ शुरू। सबसे आगे है गंगापुर स्कूल की रजनी के पीछे है मिली के पीछे सीमा। मिली और तेज भागते हुए सबसे आगे आ गई है। लगता है ये दौड़ मिली ही जीतेगी। और मिली तो थक के रुक गई, और ये दौड़ गंगापुर की रजनी ने जीत ली। ये क्या? मिली तो बेहोश होकर गिर पड़ी। मिली, बहन जी देखिए ना, मिली को क्या हुआ? मिली, पानी। मीना, तुम जल्दी से पानी लेके आओ। बहन जी, स्कूल में तो कहीं भी पानी नहीं है। मैंने हर जगह देखा, लेकिन हैंडपंप में भी पानी नहीं था। एक काम करो मीना, भाग के जाओ, पास के किसी घर से पीने का पानी लेके आओ। जी बहन जी। मीना भाग के पास के एक घर से पीने का पानी ले आई। तब तक गंगापुर की नर्स बहन जी भी स्कूल के मैदान में पहुंच चुकी थी। गंगापुर के सरपंच जी भी मिली के पास ही खड़े थे। मिली ने अपनी आंखें खोली और टीचर जी से कहा, बहन जी, लो पानी पियो मिली। मैं हार गई बहन जी। कोई बात नहीं मिली, हार जीत तो खेल का हिस्सा होता है। अगर तुम ना गिरती तो जरूर जीतती। नर्स बहन जी, मिली को ये अचानक। मिली के शरीर में पानी की कमी हो गई थी। हाँ बहन जी, मिली को बहुत जोर से प्यास लगी थी। सरपंच जी, गंगापुर स्कूल में पानी की सुविधा ही नहीं है। आपको तो पता ही होगा कि हर स्कूल में पानी की सुविधा होना कितना जरूरी है। अगर पानी ही नहीं होगा तो बच्चे पिएंगे क्या? और खाने से पहले हाथ मुंह किससे धोएंगे? किससे धोएंगे? प्यासे रोएंगे। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ बहन जी, लेकिन आप चिंता न कीजिए। मैं ग्राम शिक्षा समिति की तरफ से ये समस्या ब्लॉक इंजीनियर के सामने रखूंगा, और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही हमारे स्कूल में पानी की पर्याप्त सुविधा होगी। बहन जी, वो देखिए, मोनू भागा भागा हमारी तरफ ही आ रहा है। बहन जी, क्या हुआ मोनू? जल्दी चलिए बहन जी। सुनील बेहोश होने वाला है। सुनील को क्या हुआ? सुनील ने लड़कों की 100 मीटर दौड़ में गंगापुर के किशन को हरा दिया है। हमें डर है कि कहीं सुनील खुशी के बारे बेहोश ना हो जाए। गंगापुर गांव के सरपंच जी ने मीना की बहन जी की बात को बहुत गंभीरता से लिया और ब्लॉक इंजीनियर के सामने पानी की ये समस्या रखी। और जानते हो इसका नतीजा क्या हुआ? अब गंगापुर स्कूल में पीने के लिए और मुंह हाथ धोने के लिए खूब पानी है। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना।
अब देखते हैं मीना और मिट्ठू कैसी कविता बना रहे हैं। छोटी सी है बात, नहीं कोई लंबी चौड़ी कहानी। पीने को और हाथ धोने को स्कूल में चाहिए पानी। भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। किसने छोड़ा नल का खुला, मच गया शोर जी हल्ला गुल्ला। अरे किसने छोड़ा नल का खुला, मच गया शोर जी हल्ला गुल्ला। टिप 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 गिरता पानी, हमको हर एक बूंद बचानी। जल्दी नल का बंद करो, अज बहता पानी बंद करो। बहुत कीमती है ये पानी, हमको हर एक बूंद बचानी। अरे हमको हर एक बूंद बचानी। चाहे घर हो या हो स्कूल, बात नहीं ये जाना भूल। पानी है तो जिंदगी है, ये नहीं तो कुछ नहीं है। ये नहीं तो कुछ नहीं है। तो जल्दी नल का बंद करो, अज बहता पानी बंद करो। पानी की है यही कहानी, हमको हर एक बूंद बचानी। अरे हमको हर एक बूंद बचानी। ना कोई तेरा रंग है पानी, अरे ना कोई तेरा रूप है पानी। प्यास लगे जब और तू ना हो, याद सभी को आती नानी। याद सभी को आती नानी। जल्दी नल का बंद करो, अज बहता पानी बंद करो। मीना कहती बात सयानी, हमको हर एक बूंद बचानी। अरे हमको हर एक बूंद बचानी। अरे हमको हर एक बूंद बचानी। भाई वाह, गाना तो मजेदार था। अब चलते हैं खेलने। क्या कहा? कहाँ खेलेंगे? अरे भाई, मीना की क्लास में। चलो बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। शाबाश। आज मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताएंगे। ठीक है? जी। तो आज का अक्षर है क। सबसे पहले बताओ क से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। मैं बताऊं बहन जी? हाँ दीपू बताओ। किशोर कुमार। शाबाश दीपू। और किशोर कुमार कौन थे? भारत के एक मशहूर गायक। बिल्कुल ठीक। बहन जी, मुझे तो किशोर कुमार जी का वो गाना सबसे अच्छा लगता है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, टिन 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 टन 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 टिन टिन टिन। पता है बच्चों, किशोर कुमार न सिर्फ एक महान गायक थे, बल्कि वो एक संगीतकार, अभिनेता और निर्देशक भी थे। चलो बच्चों, अब क से किसी जानवर का नाम बताओ। कछुआ। शाबाश कृष्णा। चलो बच्चों, अब क से शुरू होने वाली कोई चीज। कलम। शाबाश। कलम यानी पेन या पेंसिल। और कहते हैं कि कलम तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होती है। मतलब आपके लिखे हुए लेख समाज में बदलाव ला सकते हैं। अब बताओ क से किसी जगह का नाम। कन्याकुमारी। शाबाश मीना। और कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में। शाबाश। तो मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ,
पीओ बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, ओ खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुनी मीना की कहानी दौड़। अब बढ़ चलते हैं वार्ता की ओर, जिसका शीर्षक है वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता। और वार्ताकार हैं डॉक्टर किरण सिडाना। सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम वर्तमान समय परिप्रेक्ष्य में नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले नैतिक मूल्य क्या हैं? सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, दयालुता, मैत्री, सम्मान देना आदि को नैतिक मूल्य कहा जाता है। सच्चाई, ईमानदारी को स्वतः साध्य मूल्य कहा जाता है। यह अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग साधन की भांति नहीं किया जाता, बल्कि यह स्वतः ही साध्य है। नैतिकता वास्तव में ऐसी सामाजिक अवधारणा है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है। यह कर्तव्य की आंतरिक भावना है और उन आचरण के प्रति मानों का समन्वित रूप है जिसके आधार पर सत्य, असत्य, अच्छा, बुरा, उचित, अनुचित का निर्णय किया जा सकता है। और नैतिक मूल्य विवेक, बुद्धि के बल से संचालित होते हैं। बच्चों, नैतिक शब्द मुख्यतः कर्म एवं शील का विशेषण है। कर्म और शील के विषय सत्य और असत्य का विवेचन ही नैतिकता का मुख्य प्रश्न है। ये प्रश्न सदा सर्वत्र महत्वपूर्ण रहे हैं और इनमें लौकिक एवं दार्शनिक चिंतन का निकट संस्पर्श रहता है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि नैतिक विवेचन चेतना का आत्मविमर्श है। नैतिक चेतना सामाजिक संस्कारों और व्यवस्थाओं के अंतराल से सिद्ध होती है। अतः प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि नैतिकता वह है जो हमें किसी कार्य को करने की या ना करने की आज्ञा देती है। नैतिकता में ये भाव भी सम्माहित रहता है कि अमुक कार्य उचित है या अनुचित है, उसे करना है या नहीं करना है। अर्थात नैतिकता सही गलत की पहचान करने का मापदंड भी है। नैतिकता का आधार पवित्रता, न्याय, ईमानदार और सत्य है। अब बच्चों, नैतिक मूल्य जीवन का आधार स्तंभ किस प्रकार है, इस पर हम चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार 7 महापाप हैं। मेहनत के बिना धन, अंतरात्मा के बिना आनंद, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिक मूल्यों के बिना व्यापार, इंसानियत के बिना विज्ञान, त्याग के बिना धन, सिद्धांतों के बिना राजनीति। तो बच्चों, हमें याद रखना चाहिए कि नैतिक मूल्य अच्छी आदतें और सद्गुण पैदाशी नहीं होते, बल्कि वे सीखे जाते हैं। जीवन को आकार देने के लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी पड़ती हैं। इसलिए कहा जाता है कि जीवन ऐसे दोस्तों, साथियों का चुनाव करो कि बाद में पछतावा नहीं हो, क्योंकि संगत की रंगत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करती है। प्यारे बच्चों, आप सबने भी एक पुरानी कहावत सुनी है कि अगर पैसा चला गया तो समझो कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य चला गया तो समझो कुछ चला गया, लेकिन अगर नैतिकता चली गई या चरित्र चला गया तो समझो हमारा सब कुछ चला गया। व्यक्ति का चरित्र अमूल्य है। इसके बिना मानव जीवन का कोई आधार नहीं है, वो बेकार है। चरित्र का जाना ही नैतिक मूल्यों की का हवास है। पैसा हर काम की कीमत नहीं होता। युवा पीढ़ी जो मूल्यों को सीखे बगैर दौलत विरासत में पा लेती है, बिना सही शिक्षा और दिशा निर्देशन के वह हर चीज की कीमत लगाते हैं, वास्तव में वह सच नहीं है।
वह लोग जिनका जीवन मूल्यों पर आधारित है, उनकी कोई कीमत नहीं होती। अच्छे चरित्र, निष्ठा और सही जीवन मूल्य वाले लोग ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, घटिया या विकृत जीवन मूल्यों से दुख ही मिलता है। हम जब भी अपने लक्ष्य बनाएं तो उनकी आधारशिला नैतिक मूल्य और सिद्धांतों पर टिकी होनी चाहिए। दृढ़ निश्चय अच्छे नैतिक मूल्यों का हिस्सा जरूर है। किसी से विश्वासघात ना करना, किसी का भरोसा ना तोड़ना हमारी प्रतिबद्धता होती है। चरित्र निष्ठा और दूसरों को की परवाह करना ही प्रतिबद्धता है। नैतिक मूल्य वाले व्यक्ति में सच्चाई, साहस, निष्ठा और विनम्रता, दया, ईमानदारी और वफादारी जैसे गुण होते हैं। उन्हें किसी भी तरह का दबाव अनैतिक कार्य से सही नहीं बना सकता। हम अनैतिक कार्य करके और सामाजिक मूल्यों को नष्ट करके राष्ट्र का निर्माण कभी नहीं कर सकते। बच्चों, जब हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के जीवन का नैतिकता के साथ साथ कोई ना कोई उद्देश्य जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि उद्देश्य के बिना तो व्यक्ति जीवन में ना आगे बढ़ सकता है और ना ही मंजिल प्राप्त कर सकता और ना ही किसी दिशा को चुन सकता है। अर्थात वह एक आधारहीन जीवन की तरफ बढ़ने लगता है। आधारहीन जीवन में मूल्यों का महत्व स्वतः ही समाप्त होने लगता है। जीवन में नैतिक मूल्यों का सर्वोपरि स्थान बना रहे, इसके लिए जीवन में उद्देश्यों का होना अति आवश्यक है। जीवन नैतिक मूल्य मानव में धर्म, अध्यात्म की दिशा भी देते हैं। धर्म शब्द का तात्पर्य है नैतिक व जन कल्याण के मूल्यों को धारण करना। पूजा पाठ, प्रार्थना, स्तुति आदि कर्मकांड केवल धर्म के छोटे अंग हैं। धर्म अर्थ व मोक्ष को अर्जित करने में जन कल्याण की भावना भी निहित हो। यदि अर्थ काम को अर्जित करने के कोई व्यक्ति अनैतिक आचरण करता है तो उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष उससे उतना ही दूर चला जाता है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्म, अकर्म व विकर्म की व्याख्या की है। विकर्म वे कर्म हैं जिन्हें एक मानव को नहीं करना चाहिए, जैसे चोरी, स्वयं करना या परोक्ष रूप से साथ देना या मूक दर्शक बने रहना। बात एक ही है। हर परिस्थिति में नैतिक तरीके से मूल्यों को जीवित रखते हुए आत्मसात कर जन कल्याण करना ही सर्वोपरि लक्ष्य है, जो मनुष्य को ऊपर उठाता है और स्वस्थ परिवार, समाज, देश के निर्माण में सहायक बना। प्यारे बच्चों, वर्तमान में नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता क्या है? वर्तमान में नैतिक मूल्य हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं? बच्चों, अगर हम नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्तमान में नैतिक मूल्यों की जितनी अधिक आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है, उतना ही उसका अभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम अपने आसपास बहुत कुछ टूटता बिखरता देखते हैं, गलत होता देख रहे हैं, तो मन बड़ा विचलित होता है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे मूल्य, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, इंसानियत, नैतिकता, चरित्र, सच्चाई एक खत्म होती सी दिखाई देती है। आज की युवा पीढ़ी में धीरज, सहजता, धैर्य, विश्वास कहीं खोता हुआ देख रहे हैं हम। बच्चों, हम सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस बात का सरल अर्थ है कि मनुष्य अपने अस्तित्व और विकास के लिए समाज पर जितना निर्भर है, उतना और कोई प्राणी नहीं। मनुष्य में हम जो भी कुछ सामाजिक गुण देखते हैं, वह समाज की ही देन है। आज हमारे सामने बहुत ही विषम परिस्थितियां हैं। एक तो यह कि हमें ये पता ही नहीं कि हमारे भारतीय मूल्य क्या हैं, और इस कारण हम मूल्य से अनभिज्ञ होकर व्यवहार करते चले जा रहे हैं। दूसरे, हमें भारतीय मूल्यों का ज्ञान तो है, परंतु हम उनके प्रति आस्था नहीं रखते और मूल्य विहीन व्यवहार का प्रदर्शन करने लगते। तीसरे, हमें मूल्यों का ज्ञान तो है और उस पर चलना हम पिछड़ेपन का प्रतीक समझते हैं, और आधुनिकता की दौड़ में हम इतनी तीव्रता से चलना चाहते हैं कि हमारे मूल्य उस दौड़ में लुप्त होते जा रहे हैं। बच्चों, मूल्य परक व्यवहार न करने पर हमें आत्मग्लानि तो अवश्य होती है, परंतु हम आधुनिक बनने की ललक में घुटने टेक देते हैं। ये तीनों ही परिस्थितियां हैं जिन्हें हम मूल्य अंतर्द्वंद की संज्ञा दे सकते। इस कारण आज हमारे लिए ये बहुत ही आवश्यक हो गया है कि नैतिक शिक्षा के द्वारा युवा पीढ़ी को सही नैतिक मूल्यों का ज्ञान कराया जाए। बच्चों,
हर इंसान के भीतर सही गलत का निर्णय करने के लिए अंतरात्मा है, जिसकी आवाज हमें सही और गलत का अंतर बताती है और बताती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुरूप आचरण करें तो नैतिक मूल्यों की उपेक्षा कभी नहीं करेंगे। व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का मुख्य उत्तरदायित्व परिवार और विद्यालय होता है और ये उत्तरदायित्व तभी पूरा किया जा सकता है जब वह उसे धार्मिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करे। यदि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित और विकसित करना चाहते हैं तो प्रत्येक शिक्षा संस्थान में बहुत नैतिक शिक्षा का उपयुक्त आयोजन किया जाना चाहिए। विद्यालय पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को उचित स्थान मिलना चाहिए जितना अन्य विषयों का है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने जीवन दर्शन, प्रेरणा, नैतिकता से आत्मिक बल प्राप्त करता है। सत्य, विजय, करुणा, क्षमा, स्नेह, सहानुभूति, आत्मनिर्भरता, सच्चाई, ईमानदारी, निर्भीकता, वीरता, आत्मत्याग से सारे नैतिक मूल्य एक व्यक्ति को चरित्रवान बनाते हैं। सद्गुणों को अपनाकर ही हम अपना सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमारा समाज नैतिक पतन की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसमें सबसे अधिक युवा पीढ़ी, छात्र वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हैं। अतः इस वर्ग को नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाया जाना अति आवश्यक है, जिसके लिए विश्वविद्यालयों को मूल्यपरक शिक्षा पर अधिक जोर देना चाहिए। नैतिक शिक्षा के माध्यम से लोगों के बीच एकता तथा अखंडता की भावना जगाने वाले सार्वभौम एवं शाश्वत मूल्यों का विकास करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का भी कथन है कि हमें वह शिक्षा देनी चाहिए जिसमें व्यक्ति चरित्रवान बनता है और उसकी प्रतिभा व मन की शक्ति का विस्तार होता है। चारित्रिक मूल्यों की पहचान नैतिक मूल्यों से ही की जाती है। नैतिक शिक्षा वर्तमान समय की पहली आवश्यकता है। प्यारे बच्चों, नैतिक मूल्य का उद्देश्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से शाश्वत मूल्यों की शिक्षा प्रदान करता है। नैतिक शिक्षा उपागम नामक प्रकाशन में 32 मूल्यों को बताया गया है, जो इस प्रकार हैं: सच्चाई, सहयोग, साहस, परोपकार, सहानुभूति, प्रेम, दृढ़ निश्चय, क्षमता, मित्रता, सादगी, निर्भीकता, अनुशासन, दान, दया, धैर्य, सहिष्णुता, तत्परता, आत्मविश्वास, कर्तव्य परायणता, दूसरों का आदर, स्वावलंबन, श्रम के प्रति निष्ठा, त्याग की भावना, दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना, समाज सेवा, मितव्ययिता, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना, आज्ञा पालन करना, शिष्टाचार, स्वच्छता, ईमानदारी और सहनशीलता। वर्तमान में यदि हर व्यक्ति, युवा, छात्र वर्ग सदाचार के महत्व को समझे और चरित्र बल का विकास करे तो छल, कपट, पाखंड, व्याभिचार, षड्यंत्र और संघर्षों से हमारा समाज मुक्त हो सकता है। मेरे विचार से बच्चों, हर व्यक्ति सबसे पहले स्वयं को समय दे, चिंतन मंथन करे, आत्मविश्लेषण करे, अपनी अंतरात्मा को अनसुना ना करे, परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों और समाज के लिए भी समय निकाले। विशेषतः बच्चे, छात्र, युवा जो कल देश का भविष्य बनेंगे, उन्हें धर्म और नैतिक मूल्यों का महत्व समझाएं। एक अच्छे व्यक्ति से एक अच्छा परिवार बनेगा, एक अच्छे परिवार से एक अच्छा समाज बनेगा और एक अच्छा समाज सुसंस्कृत देश की पहचान बनेगा। बच्चों, सुदृढ़ और सुसंस्कृत देश के प्रत्येक व्यक्ति में मूल्यों की इस माला का होना अति आवश्यक है। मूल्यों की ये माला वर्तमान समय में नैतिकता को चरितार्थ करती है। बच्चों, मैं स्वरचित मूल्यों की माला के माध्यम से मूल्यों का महत्व आप सबसे साझा करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है: परमात्मा में संपूर्ण निष्ठा, परमात्मा में संपूर्ण निष्ठा, आत्मा में दृढ़ता, विचार में परिपूर्णता, मन में संतुष्टता, बुद्धि में दिव्यता, संस्कार में श्रेष्ठता, दृष्टि में पवित्रता, वाणी में मधुरता, पालन में उदारता, कर्म में प्रवीणता, कला में निपुणता, सेवा में नम्रता, व्यवहार में सरसता, स्नेह में शुद्धता, संबंधों में प्रगाढ़ता,
संबंधों में प्रगाढ़ता, आहार में सात्विकता, जीवन में सत्यता, व्यक्ति में रमणीयता, निद्रा में निश्चिंतता। हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना डॉक्टर किरण सिडाना को, जिन्होंने बताया वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों की प्रासंगिकता के बारे में। अब बढ़ चलते हैं हमारी अगली वार्ता की ओर, जिसका शीर्षक है पर्यावरण संतुलन का मानव जीवन पर प्रभाव, और वार्ताकार हैं लक्ष्मी शर्मा। प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वच्छ पर्यावरण हमारा अधिकार, संसाधनों को ना करे बेकार, मोल प्रकृति का पहचाने, अपनी धरती हवा पानी को जाने, ये सब है अनमोल, संरक्षण ही है इसका मोल। खूब पेड़ लगाना है, धरती को हरा भरा बनाना है, जंगल को कटने से बचाना है, हर प्राणी का रक्षक बन जाना है। हमारे जीवन में स्वच्छ पर्यावरण का होना अत्यंत आवश्यक है। पर्यावरण की स्वच्छता के अभाव में इस धरती पर जीवन संभव नहीं है। वह प्रत्येक तत्व जिसका उपयोग हम जीवित रहने के लिए करते हैं, वह सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जैसे हवा, पानी, प्रकाश, भूमि, पेड़, जंगल और अन्य प्राकृतिक तत्व। प्रकृति के सभी घटक एक निश्चित मात्रा में अपने कार्य करके प्रकृति को स्वच्छ रखते हैं। इस प्रकार प्रकृति में स्वयं को स्वच्छ रखने की क्षमता विद्यमान होती है। किंतु जिस तेजी से आज पूरे विश्व में प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन हो रहा है, उससे संपूर्ण जगत में प्राकृतिक आपदाओं का संकट खड़ा हो गया है। आज पूरे विश्व में आबादी की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है, उसी तेजी से मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाता जा रहा है। अपने निजी फायदे के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। इससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बच्चों, आपको भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आप अपने जन्म दिवस पर या अपने परिवार के सदस्यों के जन्म दिवस पर भी एक एक पौधा लगा सकते हैं। आप अपने दोस्तों को भी गिफ्ट में पौधे दे सकते हैं। आपको पता है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन ही हमारी प्राण वायु है। अभी कोरोना के समय आपने देखा होगा कि कैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी थी और लोग अपनों की सांसें बचाने के लिए भटक रहे थे। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि जहां भरपूर मात्रा में पेड़ पौधे होते हैं, वहां तुलनात्मक रूप से बीमारियां भी कम फैलती है। हमें चाहिए कि हम पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, अपने चारों ओर के वातावरण को स्वच्छ बनाएं और प्रदूषण ना फैलाएं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग अपने पालतू पशुओं को तालाब या पोखर के किनारे नहलाते हैं या उसमें गंदगी डाल देते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषित जल पीने से अनेक बीमारियों का खतरा बना रहता है। बच्चों, हमें यह समझना चाहिए कि इस पृथ्वी पर उपस्थित हर एक प्राणी का बहुत महत्व है और उसके अस्तित्व के लिए पर्यावरण संतुलन का होना बहुत आवश्यक है। आजकल हम देखते हैं
कि बरसात के मौसम में ठीक तरह से बरसात नहीं होती या कभी भी बेमौसम बारिश हो जाती है या गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, ये सब मौसम चक्र का परिवर्तन है जो पर्यावरण असंतुलन के कारण उत्पन्न होता है। विकास की अंधी दौड़ ने मनुष्य को लालची बना दिया है और इस लालच को पूरा करने के लिए मनुष्य ने प्रकृति का अत्यधिक नुकसान किया है। एक सीमा तक तो प्रकृति उस नुकसान की भरपाई स्वयं कर सकती है, किंतु जब स्वतः पूर्ति की सीमा समाप्त हो गई तो पर्यावरण असंतुलित हो गया। अच्छा बच्चों, क्या आप अपने घर में कूड़ा करकट या गंदगी फैलाते हो? नहीं फैलाते ना? तो फिर हम इस प्रकृति में गंदगी कैसे फैला सकते हैं? जिस तरह से हम अपने घर या उसके आसपास सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, उसी तरह से हमें अपनी प्रकृति के संसाधनों का भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में जंगलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। ये हमारे जीवन का आधार हैं। जंगल बादलों को आकर्षित कर पानी भी बरसाते हैं। जहाँ जंगल होते हैं वहाँ खूब सारी बारिश होती है और बारिश तो आप सबको अच्छी लगती ही होगी। कितना मजा आता है बारिश में भीगने में और फिर उस पानी में कागज की नाव चलाने में। ओ, बात करते करते मैं तो अपने बचपन में खो गई। शायद आपको भी कुछ मजेदार बातें याद आ रही होगी, लेकिन ये तभी संभव है जब हम इन अमूल्य जंगलों को बचाकर रखेंगे। यदि जंगल ना हो तो पर्यावरण संतुलन ही बिगड़ जाएगा और सभी तरफ तबाही मच जाएगी। हम जंगलों को बचाकर पर्यावरण को शुद्ध रख सकते हैं। हमारे द्वारा लगाया गया एक पेड़ न केवल हमें बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को लाभ पहुंचाता है। बच्चों, आप सभी ने अखबारों, टीवी पर या रेडियो के माध्यम से देखा व सुना होगा कि पूरे के पूरे प्रदेश ही अकाल या बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ये सब पर्यावरण असंतुलन का ही परिणाम है, जो न केवल हमें बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना होगा। आज ध्रुवों की बर्फ या पहाड़ी प्रदेश 71 की फिल्म है भी तेजी से पिघल रही है। इन सब का कारण भी पर्यावरण असंतुलन का होना है। तापमान में बढ़ोतरी से पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसके कारण ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में बहुत सारे शहर पानी में डूब जाएंगे। भारत का दक्षिणी हिस्सा भी इसकी चपेट में आ जाएगा। हम पर्यावरण संतुलन को बनाए रखकर इन दुष्परिणामों को रोक सकते हैं। पेड़ हम खूब लगाएंगे, हरी भरी धरती बनाएंगे, पर्यावरण को हम बचाएंगे, तभी विकास कर पाएंगे। बच्चों, आज के औद्योगिक और शहरी क्षेत्र के पर्यावरण में
पक्की सड़कें, कई मंजिला कंक्रीट की इमारतें शामिल है। इनका मुख्य मकसद बढ़ती आबादी के लिए सुविधाओं को जुटाना है, लेकिन ये बढ़ती आबादी भी पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण है, क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी उतनी ही बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि पेड़ कट रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, जल संसाधन बर्बाद हो रहे हैं, प्रदूषण बेकाबू होता जा रहा है, मिट्टी प्रदूषित हो रही है, दिन ब दिन हवा खराब होती जा रही है। अगर इन पर रोक नहीं लगाई गई तो वह दिन दूर नहीं जब धरती पर जीवन नहीं होगा। संतुलित पर्यावरण हमें एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यदि यह सुरक्षा कवच क्षतिग्रस्त होगा तो हमारे ऊपर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए उसकी रक्षा करने का दायित्व भी हमारा ही होता है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें वनों की कटाई, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, प्रदूषण आदि की रोकथाम करनी चाहिए। साथ ही चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। स्वच्छता हो हमारा नारा, साफ सुंदर हो ये जग सारा। इस धरती को ही स्वर्ग बनाए, आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं। हम बच्चे इस जहान में, धरती और आसमान में स्वच्छ वातावरण बनाए, आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं। इस संपूर्ण चराचर जगत में आज जो कुछ भी है या तो पर्यावरण से लिया गया है या पर्यावरण का है। पर्यावरण और मानव परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि मानव ने सदैव पर्यावरण से कुछ न कुछ लिया ही है। उसे देने के बारे में कभी नहीं सोचा। प्रकृति मानव के इसी स्वार्थ के कारण कभी-कभी रुष्ट होकर मानव का अहित कर देती है। विज्ञान के चमत्कार से आज समाज का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। इसी विज्ञान के आविष्कारों ने आज पर्यावरण के लिए कई खतरे भी उत्पन्न कर दिए हैं। बच्चों, आजकल आपने इमारतों पर लगे हुए बड़े-बड़े मोबाइल टावर भी देखे होंगे। ये मोबाइल टावर रेडिएशन उत्पन्न करते हैं। शोध में साबित हुआ है कि रेडिएशन से बहुत सारी बीमारियों का खतरा होता है। साथ ही पृथ्वी पर मोबाइल, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी बढ़ता जा रहा है। यदि यह महासागरों में चला जाए तो उसमें रहने वाले समुद्री जीव जंतुओं के लिए घातक होगा। और तो और पहाड़ों के लिए भी यह इलेक्ट्रॉनिक कचरा खतरनाक है। इससे पहाड़ों के पर्यावरण में भी असंतुलन पैदा हो गया है। इस इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या से न केवल गरीब देश बल्कि विकसित देश भी जूझ रहे हैं। आज विश्व डिजिटल बनता जा रहा है। कोरोना के पश्चात तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग काफी बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बनाने में प्लास्टिक और कांच के अलावा क्रोमियम, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और मरकरी जैसे कई खतरनाक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। जब हम ई कचरे को यूं ही फेंक देते हैं, तब यह पदार्थ मिट्टी, हवा और भूमिगत जल में मिलकर विष का काम करते हैं। इस ई कचरे का
सही ढंग से प्रबंधन नहीं किया गया तो यह पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा बन जाएगा। अभी पूरे विश्व में ई कचरे के निस्तारण के लिए संगठित प्रयासों की आवश्यकता है, जो सभी देशों को मिलकर करना चाहिए। हम भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। अपने घर में बेकार पड़े या खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इधर-उधर ना फेंकें। यदि सरकार और जनता दोनों जागरूक हो जाए तो निश्चय ही भविष्य में ई कचरे की समस्या से छुटकारा पाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त मैं एक और अपशिष्ट जैव चिकित्सकीय के बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। प्राय यह अस्पतालों, उपचार गृहों, पशु चिकित्सा संस्थानों में पैदा होता है। यह घर में भी हो सकता है। यदि किसी रोगी की घर पर चिकित्सा की जाए। वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी के समय चिकित्सकीय अपशिष्ट के उचित निस्तारण की अति आवश्यकता है। संक्रामक अपशिष्ट में रोगाणु, जीवाणु, परजीवी या काई की मात्रा इतनी हो सकती है जो जल्दी बीमारी फैला सकते हैं। कोरोना संक्रमित रोगी के संपर्क से उत्पन्न अपशिष्ट जैसे मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, तौलिए या अन्य उपकरणों के संपर्क में आने पर या हवा के द्वारा भी महामारी होने का खतरा रहता है। बच्चों, आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपना मास्क या घर में काम ली गई रुई, पट्टी या दवाइयाँ इधर-उधर ना फेंकें। ऐसे चिकित्सकीय कचरे के पुनः उपयोग, अपशिष्ट उत्पत्ति को कम करना और अपशिष्ट से पुनः उपयोग योग्य बनाने सहित कार्यों में आम नागरिकों को भी टीवी, रेडियो या अखबार के माध्यम से जागरूक किया जाना चाहिए। आजकल कीटनाशकों का प्रयोग भी अंधाधुंध रूप से बढ़ गया है, जिससे पर्यावरण असंतुलन की समस्या पैदा हो रही है। भारत की अधिकांश जनता कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है और बहुत सारे किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, पर इसके अत्यधिक उपयोग से मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ हमारे पर्यावरण को भी भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। हमारी वायु, जल और मिट्टी प्रदूषित हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र के शोध में पाया गया है कि कीटनाशक और रासायनिक उर्वरक धरती को बंजर बना रहे हैं। मिट्टी में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो गई है। अगर किसान इसमें सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें गोबर की खाद व वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए और जैविक खेती को बढ़ाना चाहिए। जैविक खेती को अपनाओ, गुणवत्तापूर्ण फसल को पाओ, धरती को उपजाऊ बनाओ, अच्छे स्वास्थ्य को तुम पाओ। बच्चों, पर्यावरण की अनुकूलता के लिए हमें सौर ऊर्जा का भी उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार की ऊर्जा से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता। सूर्य से मिलने वाली इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न दैनिक जीवन के कामों को करने के लिए किया जाता है, जैसे खाना पकाने, पानी गर्म करने और बिजली पैदा करने के लिए। सौर ऊर्जा का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। हालांकि इसके कुछ उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसके लिए जागरूकता
वे प्रयास किए जाने चाहिए ताकि पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सके। बच्चों, कुछ ऐसे सामान्य तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम पर्यावरण संरक्षण में मदद कर सकते हैं। जैसे हमें पानी बचाना चाहिए, उपयोग के बाद नल बंद कर देना चाहिए, अपने घरों में बारिश के पानी के संचयन की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें बिजली को भी बचाना चाहिए। उपयोग नहीं होने पर सारे बिजली के उपकरण बंद कर देने चाहिए। पेट्रोल, डीजल की बचत के लिए सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक के बजाय पेपर बैग या कपड़े के बैग का प्रयोग करना चाहिए। खाना और पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जितनी हमें आवश्यकता हो उतना ही लेना चाहिए। और हाँ बच्चों, हमें पेड़ों को काटने से भी बचाना चाहिए। पेड़ों को काटने से उनको होने वाले दर्द को महसूस करते हुए मैंने एक कविता लिखी थी जो आपको सुनाती हूँ। आप भी एक कटते हुए पेड़ के दर्द को अनुभव करना और कभी भी पेड़ मत काटना। मत काटो मुझे कि मुझ में भी जान है। काटते हो मुझे और कहते हो कि मुझ में भगवान है। दर्द मुझे भी होता है जब तुम मुझे काटते हो। आंसू मेरे भी आते हैं जब तुम चोट मारते हो। सांस मैं भी लेता हूँ और सांस तुम भी लेते हो, पर तुमको पता है तुम्हें सांसें मैं ही देता हूँ। उसके बदले तुमसे कुछ नहीं मैं लेता हूँ। पर आज संकट में मेरे प्राण है। मैं रहूँगा तो ही ये जमी आसमान है, अन्यथा सब और वीरान है। सचमुच बच्चों, पेड़ों के बिना ये धरती ही वीरान हो जाएगी। अतः हमें पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति का महत्व समझना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन हेतु प्रयास करने चाहिए। तभी मानव जीवन का अस्तित्व संभव है। हाँ तो बच्चों, अभी आपने जाना पर्यावरण संतुलन का मानव जीवन पर प्रभाव के बारे में। वार्ताकार थी लक्ष्मी शर्मा। हाँ तो बच्चों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अब आपकी दीदी शिखा जैमन को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं कुछ नए पाठ व ढेर सारे मनोरंजन के साथ। बच्चों, खूब पढ़ो, खूब हंसो, खूब खेलो। बाय बच्चों। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। FM 103.2 मेगा